Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for day 6 of तिरंगा और आज ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का कवर करेंगे दैट इज अर्थक्वेक्स. So, I hope all of you are enjoying the sessions that we are hosting. And I would urge you, if you enjoy the sessions, please spread the word. Let all the students know that we are ready to crack the exam. सो कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा हाजिर हो चुका है आपके सामने. अभी हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, अब हम पॉलिटी पे जाएंगे धीरे धीरे इन फ्यूचर क्लासेस. देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी देखेंगे, देन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो बीट योर एनडीए, बीट योर सीडीएस और बीट योर यूएन सीएपीएफ. अगर आपने कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा पूरा देख लिया है, then you would be great at the core concepts, and essentially these core concepts would ensure that you get selected in the final result. So कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा आ चुका है आज फिर आपके सामने. जो पहली बार मुझसे मुखातिब हो रहे हैं, हाय गाइस, आई एम अक्षय. आई बिलोंग टू द 130th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड I also was able to secure All India Rank 1 in the UPSC CAPF 2020 exam. So आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज अर्थक्वेक्स. सो अर्थक्वेक्स सुनते ही सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? थैंक्स अ लॉट पीसी, आयुष. ओके, सो अर्थक्वेक शब्द सुनते ही सबसे पहले व्हाट इज द थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? सो भूकंप, भूचाल, ऑल दीज थिंग्स, शेकीनेस, ऑल दीज थिंग्स कम टू अवर माइंड. सो अर्थक्वेक है क्या? एसेंशियली इट इज द शेकिंग ही है. ये जो पृथ्वी का हिलना है वही अर्थक्वेक भी है. ठीक है, ये क्यों होता है? वाई दिस हैपेंस? तो अर्थक्वेक है क्या? पृथ्वी का हिलना अर्थक्वेक है. होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू प्लेट इंटरैक्शंस. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे भी प्लेट इंटरैक्शन होगा, विच एवर प्लेस वुड बी हैविंग प्लेट इंटरैक्शन, दैट प्लेस वुड फेस अर्थक्वेक्स. सो बी इट टू प्लेट्स कन्वर्जिंग, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आके कन्वर्ज कर रही हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे से अवे जा रही हैं, या थर्ड केस दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं. बी इट एनी ऑफ द केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, इन तीनों में से कोई सा भी केस हो, वी वुड हैव अर्थक्वेक्स. सो यानी जहां पे भी प्लेट इंटरैक्शन है, विच एवर प्लेस इज हैविंग प्लेट इंटरैक्शन, दैट प्लेस इज गोइंग टू हैव अर्थक्वेक्स. ठीक है, ओके, ठीक है. सो पहली चीज पता लग गई, अर्थक्वेक कहां आएंगे? जिस भी जगह पे प्लेट इंटरैक्शन होगा, बी इट ऑफ एनी काइंड. ओके, होता क्या है एसेंशियली इसमें? देखो, जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस होता है, सो यू वुड हैव हर्ड ना वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेट हुक्स लॉ में. सो जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस होता है, जो उस पर काफी ज्यादा प्रेशर की वजह से रॉक्स में स्ट्रेस आ चुका होता है, वो जब रिलीव होता है तो वो अर्थ पे एक पॉइंट पे क्रैक डेवलप कर देगा या एक पॉइंट से एमर्ज होने की कोशिश करेगा. एंड बिकॉज ऑफ that stress would be released in the form of vibrations, और ये vibrations in the form of kinetic energy waves को produce करेंगे and eventually that would lead to earthquake. So basically conceptually हम सभी समझते हैं earthquake क्या होता है, देखा हम सभी ने होता है. उसका consequence ऐसे cracks पड़ जाते हैं रोड्स में, बिल्डिंग्स में, because of the sudden release of energy. So टू चीजें जरूरी है earthquake के. One is the amount of energy which is large and second is suddenness. सो अगर एनर्जी सपोज ओवर 1 डे निकले, ये एनर्जी एक दिन में रिलीज हो, तो उससे कोई डैमेज नहीं होगा. बट अगर यही एनर्जी आपकी एक सेकंड के अंदर निकल जाए तो इट वुड बी कॉजिंग मैसिव इंपैक्ट. सो सडननेस एंड साइज ऑफ द वेव दैट एमर्जेस, दैट डिटरमाइंस कि अर्थक्वेक कैसा होने वाला है. सो अर्थक्वेक को लेके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको पता होना चाहिए. ओके, ठीक है, यस, ठीक है.
ठीक है, सो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस वेरियस टर्म्स। सो एक एक करके सारे टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस टर्म्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये इन टर्म्स पे यू वुड ऑलवेज फाइंड क्वेश्चन। सो हर साल इन टर्म्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर थोरो विद दीज टर्म्स। सो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज फोकस। व्हाट इज द फोकस ऑफ अर्थक्वेक? फोकस ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है? सो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और अर्थ के नीचे सपोज देयर इज दिस पॉइंट। तो अर्थ के नीचे सपोज इतना ज्यादा इस पॉइंट पे स्ट्रेस डेवलप हो चुका था, दिस पॉइंट वाज अंडर सो मच स्ट्रेस कि ये एकदम स्ट्रेस को रिलीज करता है। इस पॉइंट से ये एकदम से स्ट्रेस को रिलीज करता है, ठीक है। सो स्ट्रेस जिस पॉइंट से इस पॉइंट पर काफी सारा स्ट्रेस था, सो इस पॉइंट पे स्ट्रेस रिलीज होगा। सो स्ट्रेस रिलीज हुआ, सपोज वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेव्स की फॉर्म में उसने स्ट्रेस को छोड़ा, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से पर्टिकुलर फॉर्म में स्ट्रेस को इसने छोड़ा। फिर आके अर्थ की सरफेस, दिस इज द अर्थ का होम, सपोज समबडी इज हैविंग इज अ हाउस देयर। आके इसने इस पॉइंट पे अर्थ की सरफेस को हिट किया, फिर यहां से इसने टकराई कोई चीज, तो यहां से नई काइंड ऑफ वेव्स जनरेट होंगी। ओके, एंड दीज वेव्स वुड ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो ये जो अंदर पॉइंट नजर आया था आपको, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। ऑल्सो इट दिस इज द फोकस। एंड ये पॉइंट अर्थ के इसके जो वर्टिकली ऊपर एकदम एब्सोल्यूट वर्टिकली अबव दिस पॉइंट जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इट वुड बी कॉल्ड एज एपी सेंटर। दिस पॉइंट वुड बी कॉल्ड एज एपी सेंटर। तो एपी सेंटर समझ गए कौन सा पॉइंट है? अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एकदम ऊपर पॉइंट हो जहां से वेव्स अर्थ की सरफेस पे मूव करेंगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज एपी सेंटर। फोकस वुड बी द पॉइंट इनसाइड द अर्थ जहां से वेव्स जनरेट होंगी, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। सो फोकस क्लियर हो गया, हाइपोसेंटर, दोनों बराबर ही चीज है। ओके, सो फोकस या हाइपोसेंटर, एपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो फोकस, एपी सेंटर, हाइपोसेंटर और एपी सेंटर दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है? नो डाउट इन दिस? Okay, so if there is no doubt till now, let's move ahead now. श्रद्धा, what exact is not clear? देखो, this is अर्थ की सरफेस, ठीक है, ये चीज अर्थ की सरफेस मानता हूं, और लेट सपोज ये अर्थ के अंदर है। अब भूकंप आया यहाँ पे, धक 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 धक, ऐसे सपोज यहाँ पे भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से अर्थक्वेक की वेव्स जनरेट होंगी, यहां से वेव्स जनरेट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक की वेव्स जनरेट हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस या हाइपोसेंटर। अब यहां से वेव्स जनरेट हुई, अब ये वेव जो थी, सपोज यहां से हमने वेव्स जनरेट की, तो ये वेव्स ऊपर को भी जाएंगी। तो ये वेव गई और इसने यहां से ऐसे हिट किया, ओके, ऐसे गई और ऊपर इसने हिट किया। तो जिस पॉइंट पे इसने हिट किया, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इसने हिट किया, दिस पॉइंट वुड बी कॉल्ड एज एपी सेंटर। सो सपोज यहां पे आपका घर था, ठीक है, सपोज दिस इज योर हाउस, यहाँ पे ये आपका घर है, दिख रहा है घर? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? ये घर है आपका, ठीक है, बड़ा सा घर, बीएमडब्ल्यू खड़ी है सपोज आपकी, ठीक है। सो यहां पे आया अर्थक्वेक, दिस पॉइंट इज फोकस, यहां पे आया अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक से तो वेव जनरेट हो गई, फोकस से, हाइपोसेंटर से वेव जनरेट हो गई। अब वेव ट्रैवल भी तो करेगी, धीरे धीरे ट्रैवल करती करती गई, अब यहां पे पहुंची, ठीक है, इसने मारा। जब वेव ने अर्थ की सरफेस को हिट किया, तब जाके उस अर्थक्वेक का इंपैक्ट आपको फील होगा। सो वो पॉइंट जो वर्टिकली अबव था फोकस, जहां पे अर्थक्वेक की वेव्स ने सबसे पहले हिट किया, दैट इज कॉल्ड एज एपीसेंटर, ठीक है। सो आई होप श्रद्धा आप क्लियर है ये चीज? ओके, सो दिस इज क्लियर। बहुत अच्छे, इंडियन डिफेंस, तानाशाह, ग्रेट गोइंग, ठीक है। ओके, सो फोकस क्लियर हो गया, एपीसेंटर क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वेव वेलोसिटी नाम से समझ सकते हैं, जिस स्पीड से वेव ट्रेवल करेगी, सो उस पे दैट इज वेव वेलोसिटी। इस पे हम आगे और डिस्कशन करेंगे। फाइनली आइसोसेस्मिक लाइंस वो होंगी जहां पे सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक फेस की जा रही हो। अब इंपॉर्टेंट टर्म आती है दो चीजें, व्हाट इज रिक्टर स्केल एंड व्हाट इज मर्कैली या मर्सैली स्केल। तो देखो, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, उसको जो चीज मेजर करेगी, दैट इज कॉल्ड एज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या मेजर करेगा? जो अर्थक्वेक की एनर्जी थी, वो किस एनर्जी का अर्थक्वेक था। सपोज आप, अर्थक्वेक आया इस जगह पे, ठीक है, यहां पे आया, आप इस जगह पे अपनी मशीन लेके बैठे हो,
तो यहां से वेव यहां पहुंची होगी, यहां से एक सेकेंडरी वेव भी जनरेट हुई होगी। आपने इस जगह पे मेजर किया कि जो वेव की एनर्जी आई थी वो किस मैग्नीट्यूड की थी, तो उसको मेजर क्या करता है, अर्थक्वेक के एनर्जी रिलीज के मैग्नीट्यूड को व्हाट मेजर्स इट, इट इज कॉल्ड एज द रिक्टर स्केल। ठीक है। अब एक और टर्म है दैट इज द मर्सैली स्केल और मर्कैली स्केल। व्हाट डज दिस मर्कैली स्केल और मर्सैली स्केल मीन? इट मीन्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखो, अर्थक्वेक आया, ठीक है, दो जगह है, दिस लेट्स से इज पाकिस्तान एंड लेट्स से दिस इज जापान। ठीक है, अर्थक्वेक यहां से जनरेट हुआ। अब अर्थक्वेक जी यहां से जनरेट हुआ तो वेव पहुंची, सपोज दोनों जगहों पे सेम मैग्नीट्यूड की वेव्स पहुंची। सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेव था 7 यूनिट, 7 यूनिट के मैग्नीट्यूड की वेव यहां भी पहुंची, यहां भी पहुंची। अब जापान में आप सभी जानते हो, क्योंकि काफी टाइम से वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, सो वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई गई है। भूकंप आता है तो वो बिल्डिंगें ऐसे ऐसे हिलती हैं पर गिरती नहीं है। वहां पे जो मटेरियल यूज किया जाता है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया। ठीक है, सेम अर्थक्वेक की वेव पाकिस्तान में आई, तो पहले तो वहां बिल्डिंग एग्जिस्ट होनी चाहिए। चलो कहीं पे बिल्डिंग पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर भी रही है, फिर वो बिल्डिंग पे जब अर्थक्वेक ने हिट किया तो सामान कैसा यूज हुआ है, तो चांसेस आर इट वुडंट बी ऑफ द क्वालिटी जहां जो क्वालिटी जापान की हो। ठीक है, सो सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जापान की बिल्डिंग में आएगा, जापान की बिल्डिंग ऐसे टोइंग टोइंग झूलेगी पर गिरेगी नहीं। पाकिस्तान की बिल्डिंग में वो अर्थक्वेक आया, खुदा ना करे आए, पर अगर आ गया तो हो सकता है पाकिस्तान की बिल्डिंग एकदम क्रम्बल कर जाए, जस्ट लाइक इट्स करेंसी। ठीक है, तो क्रम्बल कर जाएगी तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। सो दिस डैमेज की सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने पर जो अमाउंट ऑफ डैमेज है वो किसमें ज्यादा है किसमें कम है, दिस इज मेजर्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। और इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है, द स्केल दैट इज यूज्ड इज मर्कैली या मर्सैली स्केल। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, इन सब पे पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, इसीलिए ये सब मैं पढ़ा रहा हूं यार। अगेन इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगी, ओनली दोज थिंग्स आई एम टेलिंग यू दैट आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जाम। ठीक है, ओके, ग्रेट, सो दिस मच इज क्लियर। ओके, सो दिस इज क्लियर कि रिक्टर स्केल समझ गए, मर्सैली स्केल समझ गए। लेट्स मूव अहेड। सो इमेज के थ्रू ये चीज दोबारा से देख लेते हैं। अर्थक्वेक का फोकस या हाइपोसेंटर, यहां से वेव्स जनरेट होंगी, यहां पे एक फॉल्ट होगा, मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है। दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हो, दो प्लेट्स आपस में डाइवर्ज कर रही हो, दो प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रही हो, किसी भी केस में बस प्लेट इंटरेक्शन होना चाहिए एंड यू वुड गेट अर्थक्वेक। सो यहां से प्लेट इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, फोकस से वी वुड बी जनरेटिंग द वेव्स, वेव्स सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, वेव्स वुड बी ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, सो वेव ट्रेवल की, देन इट वुड रीच अर्थ की सरफेस, तो इसी पॉइंट पे क्योंकि इट इज नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द फोकस, सो वेव्स वुड रीच दिस पॉइंट फर्स्ट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एपीसेंटर। एपी का मतलब ही होता है वर्टिकली अबव, वो आपने सुना होगा एपिडर्मिस, एपिथीलियल। ओके, सो सबका रूट वर्ड वही है एपी, अबव। सो अबव सेंटर, अबव फोकस इज एपी सेंटर, यहां पे आएंगे, यहां से एक सेकेंडरी एक और सिस्टम ऑफ वेव्स जनरेट होगा एंड दिस वुड ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो फॉल्ट, फोकस, एपी सेंटर, दीज टर्म्स आर क्लियर। सेस्मिक वेव्स कैसे क्लियर कर रही है, ट्रेवल कर रही है, वो देख लिया। ओके, रिक्टर स्केल में हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर करता है, तो मैग्नीट्यूड 8 से अगर ऊपर है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मोर देन 8, तो उसका मतलब हैवी हैवी डैमेज, काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये जो हैवी डैमेज वाले प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर ड्यू टू 8 एंड अबव अर्थक्वेक। उससे कम जो होते हैं देन दे आर जनरल। क्या होता है ये हमने समझ लिया। देयर आर फ्यू रीजंस, जैसे ह्यूमंस की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, जैसे कैसे, there is one principle which is called as RIS, reservoir induced seismicity, कि अचानक से आप किसी जगह पे खूब सारा वाटर स्टोर कर दो तो क्या होगा, अर्थ की सरफेस पे अचानक से काफी ज्यादा वजन पड़ जाएगा, पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और अचानक से काफी ज्यादा वजन पड़ेगा तो क्या होगा, अर्थ की जो प्लेट है उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कई बार अर्थक्वेक आ जाएगा। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, इंडिया के महाराष्ट्र के रीजन में, कोयना रीजन जो है
जहां पे कोयना डैम एग्जिस्ट करता है, दैट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। ठीक है, ओके साहिल, थैंक्स अलॉट बडी। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ये वाली चीज क्लियर हो गई। कोयना डैम वाली, कोयना डैम पे भी क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में एक बार, दैट विच एरिया इज इंड्यूस बाय रिजर्वायर इंड्यूस सेस्मिसिटी, सो इट इज कोयना डैम, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आप मुझे कमेंट करके बताना ऑन विच रिवर इट इज लोकेटेड। ठीक है, कोयना डैम। इसके अलावा ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर जो एक और होता है, दैट इज कई बार आप अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हो या अंडरग्राउंड आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसकी वजह से भी कई बार अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ह्यूमन इंड्यूस। सो ह्यूमन इंड्यूस के एक दो एग्जांपल देखने थे, देख लिए। दीज आर जस्ट सिंपल वर्ड्स जो हमने ऑलरेडी समझा, उसी को कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा है। अब आ जाते हैं वेव्स पे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो कैसी कैसी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक के आने से जनरेट होती हैं। सो एसेंशियली जो वेव्स जनरेट होती हैं वो दो टाइप की हैं। हमने देखा ना, इमेज के थ्रू देखते हैं तो और क्लियर होगा। दिस इमेज वी सॉ, तो अर्थक्वेक से जो वेव्स निकल रही हैं वो दो टाइप की वेव्स हैं। फर्स्ट वेव्स को कौन सी, जो अर्थ के जहां फोकस, एग्जैक्ट फोकस से जो वेव्स निकल रही हैं, एंड विच आर मूविंग इन वेरियस डायरेक्शंस। सो अर्थ के फोकस से जो वेव्स जनरेट हो रही हैं और जो मूव कर रही हैं विद इन द अर्थ, सो दीज वेव्स आर कॉल्ड एज बॉडी वेव्स, बिकॉज ये अर्थक्वेक की अर्थ की बॉडी से ट्रेवल कर रही है। अर्थ इज लाइक दिस और ये अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर रही है, तो दीज वेव्स वुड बी कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। फिर क्या होगा, जब ये वेव अर्थक्वेक की सरफेस पे आएगी किसी तरीके से, फिर यहां से एक सेकेंडरी सिस्टम ऑफ वेव्स डेवलप होगा, एक दूसरे प्रकार की वेव्स डेवलप होंगी। दीज वेव्स वुड बी कॉल्ड एज सरफेस वेव्स, बिकॉज ये अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल कर रही है, सो दीज वेव्स वुड बी कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। ठीक है, तो बॉडी वेव कौन सी हो जाएंगी, जो अर्थ के अंदरूनी भाग में ट्रेवल कर रही होंगी। सरफेस वेव्स कौन सी हो जाएंगी, जो पृथ्वी की सतह पे चलेंगी। ठीक है, अब और समझते हैं। सो ये जो बॉडी वेव्स हैं ये भी दो टाइप्स की निकल के आएंगी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स नाउ? सो दे वुड बी प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स, एंड सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स। जो सरफेस वेव्स थे वो भी दो टाइप की होंगी, एल एंड आर, लव वेव्स और रेलिक वेव्स। सो एसेंशियली हम क्लासिफिकेशन समझ गए। जो वेव्स हैं सबसे पहले उनको हमने बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में डिवाइड किया, देन बॉडी वेव्स को हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में डिवाइड किया, देन सरफेस वेव्स को हमने लव और रेलिक वेव में डिवाइड किया। ठीक है, नहीं, फॉल्ट लाइन तो वो पूरी लाइन है जिस कारण, उसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड एज फोकस। फॉल्ट लाइन वो पूरा प्लेट की जो बाउंड्री है उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब इन वेव्स को देखते हैं। दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम दीज वेव्स, दैट व्हाट आर दीज वेव्स, हाउ डू दे ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर थॉरो विद दीज वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, सो एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेव्स को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। इतने में अगर किसी को कोई दुविधा शंका है तो प्लीज पूछ लीजिए। सो बॉडी वेव से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा बॉडी वेव का मतलब क्या है, बॉडी वेव्स आर दोज वेव्स जो अर्थ की बॉडी से ट्रेवल करेंगी। सो दे आर एसेंशियली पी एंड एस वेव्स, दो टाइप के होते हैं। पी वेव्स है प्राइमरी वेव्स, एस है सेकेंडरी वेव्स। अब इनका डिफरेंस समझते हैं। पी वेव इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अगर मैं ये वेव यहां से यहां तक जा रही है, सपोज पी वेव को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब ये मूव करेगी तो जो भी इसके बीच का मटेरियल होगा उसे कॉम्प्रेस करेगी, कहीं पे एक्सपैंड करेगी, कहीं पे कॉम्प्रेस करेगी, कहीं पे एक्सपैंड करेगी। तो असेंशियली लॉन्गिट्यूडनल वेव होने से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं जो वेव में होंगे, दे वुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ वेव। सो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा कहीं पे एक्सपैंड हो जाएंगे, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कहीं पे एक्सपैंड हो जाएंगे, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो पी वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसमें जो पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन वुड बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, ओके, तो ऐसा मूवमेंट आप किससे कंपेयर कर सकते हो, जो साउंड का मोशन होता है, जो ध्वनि ट्रैवल करती है उसका भी लॉन्गिट्यूडनल ही मोशन होता है। ठीक है,
पी वेव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो सॉलिड लिक्विड दोनों ही मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं. दे कैन ट्रैवल इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम. वेयर एज हम देखेंगे एस वेव्स जो है दे कैनॉट ट्रैवल इन द लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम में एस वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती. देन पी वेव्स आर द प्राइमरी वेव्स. दे आर द फास्टेस्ट वेव्स. प्राइमरी वेव्स जो है पी वेव्स है वो सबसे तेज गति से सबसे चपल गति से ट्रैवल करके. एस वेव्स ट्रैवल एट अ रिलेटिवली लेसर स्पीड. ठीक है. सो एस वेव कैसी है? एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसफर वेव यानी अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अगर वेव ऐसे जा रही है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वर्टिकली मोशन देंगे. सो एसेंशियली द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन एस वेव्स. ऐसा किसका होता है? यू वुड हैव सीन लाइट. जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज दिस ट्रांसवर्स काइंड ऑफ मोशन. ठीक है. ओके, इट्स स्पीड इज लेसर देन पी वेव एंड इट डजंट ट्रैवल इन लिक्विड. ओके, सो ऑल ऑफ दिस. तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला पी वेव्स आर द फास्टेस्ट, वो सबसे पहले आएंगी. देन वुड बी द एस वेव्स और उसके बाद आएंगी आपकी सरफेस वेव्स. तो सरफेस वेव्स वुड बी द लास्ट टू कम. ठीक है. लेकिन सिंस दीज सरफेस वेव्स वुड बी जनरेटिंग वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि सरफेस वेव्स तो अर्थ की सरफेस पे आके जनरेट होंगी, तो अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, एम्पलीट्यूड जिसको यहाँ पे बोल सकते हैं, उस वाइज देखोगे तो ये जो सरफेस वेव्स हैं दे वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो एसेंशियली जो भी हमें डैमेज फील होता है अर्थक्वेक की वजह से किसी जगह पे, मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज हैपेंस ड्यू टू द सरफेस वेव्स एंड नॉट पी एंड एस वेव्स, बिकॉज ये तो अर्थ के इतने अंदर से आ रही होती है, सो सरफेस पे आते आते उनका इंपैक्ट कम हो जाता है. सो मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज हैपेंस थ्रू ड्यू टू सरफेस वेव्स. ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. आइसोसेस्मिक लाइंस वो लाइन है जिनपे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आप मेजर करते हैं. ठीक है. सो बॉडी वेव्स की बात कर लिया, आपको बता दिया कि वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करेंगी, फोकस से जनरेट होंगी, इसीलिए बॉडी वेव्स बोलते हैं. सरफेस वेव्स का मैंने आपको बताया कि बॉडी वेव्स जनरेट हुई, देन दे वुड रीच अर्थ की सरफेस, और अर्थ की सरफेस पे पहुंचते ही दे वुड जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स, और दिस न्यू सेट ऑफ वेव्स वुड बी कॉल्ड एज सरफेस वेव्स. ओके, न्यू सेट ऑफ वेव्स जो जनरेट होगा इट वुड बी कॉल्ड एज सरफेस वेव्स. एंड दीज सरफेस वेव्स जैसा हमने देखा दे आर मच मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स. ठीक है. दे आर मच मोर डिस्ट्रक्टिव. और इसमें से भी बात करूं, देखो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज, सबसे ज्यादा डैमेजिंग डिस्ट्रॉइंग चीज जिसमें एक बार पड़ गए तो फिर जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट इस स्टेज में पढ़ने से. तो क्या होता है? क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम, बताओ, एल, लव. ठीक है. तो लव इज द मोस्ट डेंजरस वेव. इससे बच के रहना. सबसे ज्यादा सब डिस्ट्रक्शन, तबाही तबाही तबाही, जलजला ला देगी लव. ठीक है. तो इससे 100 कोस की दूरी बना के रखना इस फेज में. सबसे खतरनाक वेव्स होती हैं ये, समझ रहे हो? ठीक है. सो लव वेव्स, सो दे आर द मोस्ट डैमेजिंग. उसके बाद आर वेव्स आर ऑल्सो डैमेजिंग बिकॉज बोथ आर सरफेस वेव्स. सो वेलोसिटी की जैसे मैंने आपकी बात की, सबसे जो पी वेव्स की बात करते हैं, सबसे पहले पी वेव्स में हमने देखा दे आर लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल भी बोलते हैं. साउंड वेव्स के सिमिलर मोशन होता है इसका. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और मीडियम के वाइब्रेशन की बात समझ ली थी. पी वेव्स हमने देखा फास्टेस्ट है, और पी वेव, अगर पी वेव्स की भी इंटरनल स्पीड देखी जाए तो सबसे तेज सॉलिड में फ्लो करेंगे, देन लिक्विड्स में, एंड फाइनली स्लोएस्ट गैस में. इंपॉर्टेंट थिंग है ये सारे मीडियम्स में ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है. और जो इनकी स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल की क्वालिटी पे, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है. ओके, सो पी वेव्स की क्लियर हो गई. नहीं बेटा, प्यार घटिया चीज नहीं है. द बैड थिंग इज यू आर फॉलिंग इन लव. इफ यू आर फॉलिंग इन लव देन दैट इज बैड. लेकिन अगर आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, इफ यू आर राइजिंग अप टुगेदर इन लव, नथिंग बेटर देन दैट. ठीक है. सो अंडरस्टैंड करो कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ कहीं दोनों ही गर्त में तो नहीं गिरते जा रहे हो, दोनों का ही जो लेवल था वो डाउन तो नहीं होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ईच अदर. पॉजिटिव इंपैक्ट की जगह नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आ रहा उनका. सो अगर ऐसा है उसी समय दूरी बनाना शुरू करो, दूर से नमस्ते करके आगे बढ़ जाओ. ठीक है. अगर दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं देन नथिंग बेटर देन दैट. ठीक है.
बिल्कुल, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, नॉट फॉलिंग इन लव बट राइजिंग इन लव, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं एस वेव में। एस वेव क्या है? दीज आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, सबसे शांत। तो एस फॉर शांत, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, दे आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये हमने देखा इसमें मोशन वर्टिकली होगा, स्पीड इसकी लेस होगी, सो पी वेव पहुंचेंगी, देन एस वेव्स पहुंचेंगे, ठीक है। दीज कैनॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स और गैसेस, इंपॉर्टेंट है, और सॉलिड से ट्रेवल कर सकते हैं, वो हमने देख लिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं सरफेस वेव्स पे। सरफेस वेव्स वो वेव्स हैं जो अर्थक्वेक जब अंदर हुआ, इसकी वेव यहां पे पहुंची, यहां से देन वेव जनरेट होके ट्रैवल करी। तो ये जो वेव्स जनरेट हुई, दीज वेव्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, एल वेव्स एंड आर वेव्स। आर, एल स्टैंड्स फॉर लव वेव्स पॉपुलरली। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। इसमें एंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। कैसा होता है? एंड दे आर फास्टर देन रेलिक। सो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो पी वेव्स, देन एस वेव्स, देन एल वेव्स एंड आर वेव्स, ठीक है। तो पी एस एल आर, पी एस एल आर इज द स्पीड इन विच द वेरियस वेव्स ट्रेवल, पी इज द फास्टेस्ट, आर इज द स्लोएस्ट, ठीक है। तो एल वेव में कैसा मोशन होगा? एल में होगा, मैं दिखाता हूं आपको, दिस इज द एल वेव। तो इसमें ऐसा मोशन होगा, वेव ऐसे जा रही है और चीजें ऐसे हिल रही हैं। तो वेव ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, तो आप देखते हो ना कई बार अर्थक्वेक में चीजें ऐसे ऐसे हिलती हैं, कैमरा शेक कर रहा है जैसे, सपोज, ठीक है। सो रिपब्लिक भारत का अगर आप कैमरामैन समझो और उनका कोई एंकर है, वो जैसे कूद रहा है और उसका जैसे कैमरा हिलता है, सो उस तरीके की अगर शेकिंग हो रही है तो समझ लो किसकी वजह से हो रही है? लव वेव्स के थ्रू। रिपब्लिक भारत को लव हो गया और लव वेव के प्रभाव में वो ऐसे ऐसे उनका कैमरा हिल रहा है, ठीक है, और उनका एंकर कूदाफांदी कर रहा है और कैमरा ऐसे हिला रहा है। सो सेम काइंड ऑफ मोशन की वेव इधर जा रही है एंड पार्टिकल्स आर हॉरिजॉन्टली मूविंग, दैट इज लव वेव। जो रेलिक वेव का मोशन है वो कैसा होता है? अगर आप बोट में बैठे हो तो बोट में कभी आपने देखा बोट ऊपर भी जाती है, आगे भी बढ़ती है, ऐसे ऐसे भी आ रही होती है और आगे भी जा रही होती है। सो दैट बोट काइंड ऑफ मोशन इज इन द रेलिक वेव्स। ओके, सो इस तरीके का इलिप्टिकल मोशन आप बोल सकते हो, जस्ट लाइक अ बोट इज रोलिंग ओवर अ वेव। ओके, सो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा शेकिंग आपको अर्थ में फेस करनी पड़ती है रेलिक वेव की वजह से, ठीक है। सो ऑल दीज वेव्स आर क्लियर। वेव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज क्लियर। इतने में कोई डाउट है किसी को वेव्स तक के पॉइंट ऑफ व्यू में? अर्थक्वेक को लेके कोई डाउट है इतने में? इफ देर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, या इवन देयर इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल कल की क्लास में डिस्कस किया था, किसी को याद है? सॉरी, लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सैन एंड्रियाज, याद करो। सो किसी भी तरीके का प्लेट इंटरैक्शन होना चाहिए, एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्लेट इंटरैक्शन यू वुड गेट अर्थक्वेक्स, ठीक है। सो दिस रूल यू मस्ट रिमेंबर। डैमेजिंग कौन से अर्थक्वेक्स होते हैं? विच आर द डैमेजिंग अर्थक्वेक? सो सपोज देयर आर टू अर्थक्वेक्स, एक अर्थक्वेक का फोकस यहां है और दूसरा अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ की सरफेस, एक अर्थक्वेक का फोकस यहां है, एक अर्थक्वेक की फोकस यहां पे है। सो इनमें से डैमेजिंग कौन सा होगा, ए या बी? ज्यादा डैमेजिंग कौन सा होगा? कमेंट करके बताओ फटाफट से। वुड ए बी मोर डैमेजिंग और बी वुड बी मोर डैमेजिंग? सो आंसर इज ए वुड बी मोर डैमेजिंग। द क्लोजर दैट अ फोकस इज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, फोकस जितना पृथ्वी की सतह के करीब होगा उतना खतरनाक अर्थक्वेक होगा। क्यों? सरफेस वेव उतनी स्ट्रांग बन पाएंगी। हमने देखा ना, बॉडी वेव्स का तो उतना जरूरी होता नहीं है जितनी जरूरी सरफेस वेव्स है, बिकॉज एसेंशियली डैमेज किससे हो रहा है? सरफेस वेव से। सो शैलो फोकस जो अर्थक्वेक्स होते हैं दे आर मच मोर डैमेजिंग। ज्यादा तबाही कौन से मचाते हैं? शैलो फोकस अर्थक्वेक्स, ठीक है। डीप फोकस जो अर्थक्वेक्स होते हैं कई बार वो उनकी सरफेस वेव में आते आते ही ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। और मोस्टली ओशियन के ऊपर होते हैं डीप फोकस वाले, और इसलिए ये डीप फोकस जब आते हैं तो मोस्टली दे रिलीज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ सुनामीज। ओके, सो जैसा मैंने बोला अर्थ के अंदर कैसे फ्लो करते हैं, सॉलिड्स में फास्टेस्ट फ्लो करते हैं। इनकी डायरेक्शन डिस्कस कर ली थी, पी वेव में पार्टिकल्स की, एस वेव्स की डायरेक्शन डिस्कस कर ली थी। दैट मच इज एनफ। नेक्स्ट आते हैं एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज शैडो जोन्स, ठीक है। सो व्हाट इज शैडो जोन्स?
सो वी ऑल हैव हर्ड ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? रिफ्रैक्शन सेम चीज होती है यहां वेव्स के साथ भी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट वेव जब एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इट रिफ्रैक्ट्स, एज वी नो इन द स्नेल्स लॉ, उसी काइंड का बिहेवियर यहां भी होता है. द वेव रिफ्रैक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन द वेव बेंड्स, और ये बेंडिंग की वजह से अ फ्यू इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज हैपन. ठीक है, बेंड कहां पे करेगा? जहां पे डेंसिटी का डिफरेंस आएगा. डेंसिटी का डिफरेंस कहां पे आता है? याद करो, सीएम रे, गुले, तो वहां पे कॉनरैड और दिस डिसकंटिन्यूटीज पे मेजर चेंज है, तो वहां पे वेव की डायरेक्शन बदलती है. सो व्हाट हैपेंस इज, सपोज मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूं, ठीक है, सपोज आई सेलेक्ट दिस पॉइंट, आई सेलेक्टेड दिस पॉइंट, और यहां से मैंने वेव्स को भेजना शुरू करा. पी वेव्स भेजता क्या? तो हम जानते हैं सरफेस पे लाइटर है, अंदर अंदर जैसे आएंगे डेंसर होता जाएगा, एंड एज थिंग्स मूव टुवर्ड द डेंसर मीडियम दे मे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो एसेंशियली ये बेंड होने लगेगा ऐसे 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 ऐसे, देन इट वुड फॉर्म इनटू द मेंटल वाला एरिया, अगेन इट वुड बेंड लाइक दिस, देन अंदर घुसेंगी, सम ऑफ द वेव्स वुड ट्रेवल लाइक दिस, देन दे वुड कम आउट लाइक दिस. ठीक है, सो एसेंशियली यहां पे एक जोन होगा जहां पे कोई भी आप पी वेव्स आप रिसीव नहीं करोगे. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज शैडो जोन. ठीक है, ठीक है, शैडो जोन क्लियर है? क्लियर है? शैडो जोन कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है? अगर आप इस जगह को 0 डिग्री मान रहे हो तो व्हाट वुड बी दीज 2 डिग्रीज? दिस वुड बी 103 एंड 145 के करीब कई बार बोलते हैं. सो 103 डिग्री एंड 145 के आसपास, इनके बीच में जो ये एरिया है जहां पे कोई भी आपको पी वेव अर्थक्वेक का ऑब्जर्वेंस नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द शैडो जोन. सिमिलरली एस वेव के लिए शैडो जोन बहुत बड़ा होगा. क्यों? बिकॉज याद रखो ये लिक्विड है. जो मेंटल का हमने आउटर कोर, सॉरी, जो हमने डिस्कस की थी, दैट आउटर कोर वाज लिक्विड इन नेचर. सो आउटर कोर में आके दिस एस वेव वुडंट बी एबल टू ट्रेवल, तो ये यहां से जा ही नहीं पाएगी. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस एंटायर रीजन फ्रॉम 103 डिग्री ये टू 103 डिग्री साउथ, जो भी आप बोलना चाहे, दिस एंटायर जोन वुडंट हैव एनी एस वेव. सो दिस वुड बी द शैडो जोन ऑफ एस वेव एंड 103 to 145 वुड बी द शैडो जोन ऑफ पी वेव. ठीक है, ओके, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. यस, इट वुड अगेन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. सो समवेयर यू वुड रीड 105, समवेयर यू वुड रीड 103. जस्ट रिमेंबर द बॉल पार्क फिगर की कितने के आसपास है. ठीक है, ओके. सो दिस मच इज क्लियर. इफ यस, वेव्स कर्व क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी. सो दिस इज द लाइटर मटेरियल, दिस इज द डेंसर मटेरियल. ठीक है, एक की लाइटर डेंसिटी है, कम डेंसिटी है, एक की ज्यादा डेंसिटी है. तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, we know if this is the normal and let's say this is the a wave. ठीक है, suppose it is traveling with this and this is the angle that is forming here. तो जब भी कोई लाइटर से डेंसर की चीज जाएगी, it would be bending towards the normal, towards the normal bend हो जाएगी. ठीक है, वो हम जानते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वाला चीज. सो इसीलिए इट वुड बेंड. तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम वेरियस लेयर्स एंड ग्रेजुअली डेंसिटी बढ़ती जा रही है. सो अगेन बिकॉज ऑफ दैट दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसकी वजह से आपको ये जो पाथ दिख रहा है दैट इज अ कर्व्ड पाथ. ठीक है, यस, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं शैडो जोन सेफर है. तो दीज एरियाज यू वुडंट बी फेसिंग अर्थक्वेक. सो अगर अर्थक्वेक यहां जनरेट हुआ तो आपको शैडो जोन में जाके छुप जाना चाहिए. बट सिंस नोबडी कैन इजिली प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक, इट डजंट मैटर मच कि शैडो जोन कहां पे आएगा उसका. देन हम डैमेजिंग की बात कर रहे थे. तो शैलो फोकस अर्थक्वेक्स वर द मोस्ट डैमेजिंग एंड डीप फोकस वर द लीस्ट डैमेजिंग. ठीक है, ओके. सुनामी क्या होती है? सुनामी इज नथिंग बट एन अर्थक्वेक इनसाइड द सी और ओशियन. अगर अर्थक्वेक समुद्र के नीचे आ जाए, सो इट वुड रेज द वाटर, और इसकी वजह से क्या होगा, समुद्र से लहरें पीछे को आएंगी थोड़ी देर के लिए, देन दे वुड फॉर्म अ न्यू क्रेस्ट एंड ट्रॉ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वुड ट्रेवल एज अ वेव, ह्यूज मैसिव वेव्स जो ट्रेवल करती है. सो फर्स्ट क्या होता है, अंदर अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे वाटर लिफ्ट होता है, देन ग्रेजुअली यहां से वाटर रिसीड करता है पीछे को, एंड देन फाइनली वेव्स आती है एंड दे हिट करती है. तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब भी एक तरीके से सी अर्थक्वेक है. आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा उनको चेक करने के लिए. ठीक है, ताकि अभी तक जो पढ़ा है वो सबको क्लियर हो जाए एंड वी आर गुड टू गो विद द क्वेश्चन. सो सारे साथी रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? आई वुड रिक्वेस्ट समबडी फ्रॉम द टीम टू प्लीज बी रेडी विथ पोस्टिंग द पोल, सो दैट कमेंट्स में बच्चे अपना सही जवाब दे पाए वेरियस टॉपिक्स को लेके. दिस वुड बी योर होमवर्क वाला चीज.
so that I can understand that you all are studying. So होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं ये पोल में टेलीग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लाइव क्विज वहां पे आपको पोल दिख रहा होगा, सो यू कैन पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम का अभी लाइव क्विज ऑल्सो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अर्थ की क्रस्ट को लेके सवाल है विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। आपको बताना है कॉन्टिनेंट्स बासाल्टिक रॉक सीमा के बने, ओशियनिक फ्लोर सियाल का बना है और सियाल इज लाइटर देन सीमा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। I would request somebody from the team to post the poll. So सियाल की हमने बात की थी, सीमा की बात की थी। अगेन अगर आपने डार्क आर्ट देखी है, डार्क आर्ट ऑफ क्रैकिंग एमसीक्यूज, हाउ टू गेट मोर मार्क्स इवन विथ लिमिटेड नॉलेज, तो उसमें मैंने आपको एक हैक बताया था कि कैसे एग्जामिनर ट्रैप सेट करता है, तो वही ट्रैप का एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल इस क्वेश्चन में दिख रहा है। ओके सो लेट्स सी कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। ओके जस्ट पोस्ट द क्वेश्चंस, एनीबडी फ्रॉम द इनसाइडर्स टीम जस्ट पोस्ट द ऑप्शन ए बी सी डी एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो हमने देखो क्या देखा था वहां कि ओशियनिक फ्लोर्स बसाल्टिक रॉक के बनते हैं एंड कॉन्टिनेंट्स ग्रेनाइटिक रॉक के बनते थे, ठीक है सियाल। तो इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, दैट दे हैव डन। तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, सो दे आर रॉन्ग। तो आपसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो 1 ट्रू नहीं हो सकता, 2 ट्रू नहीं हो सकता, ओके तो ये भी नहीं हो सकता। सो वी आर ओनली रिमेनिंग विथ वन ऑप्शन दैट इज सी, सो आंसर वुड बी सी ओनली 3, ठीक है। सियाल इज लाइटर देन सीमा, यस वो इसीलिए बोलते भी थे ना कि कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर द ओशियंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को लेके क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, volcanic eruptions are common along the mid-oceanic ridges. The age of rock increases as one moves away from the mid-oceanic crest. The continental rocks are much younger than the ocean crust rocks, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने देखा था वहां पे मिड ओशियनिक रिज में लावा निकलता रहता है, बसाल्टिक इरप्शंस होते रहते हैं। एज ऑफ रॉक इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिज, यस हमने देखा था न्यू रॉक्स आर क्रिएटेड एट मिड ओशियनिक रिज एंड दे आर डिस्ट्रॉयड एट द ट्रेंचेस, सो दिस इज करेक्ट। सो 1 and 2 इज करेक्ट। अब बताने कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर मच यंगर देन ओशियन क्रस्ट रॉक्स, सो आंसर दिस वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। देखते हैं कितने साथी बता पाते हैं। देखो हमने क्या बोला था कि कायदे से अगर ओशियंस पुराने होते तो ये ओशियन क्रस्ट रॉक्स तो 4.6 बिलियन ईयर्स की तो होनी चाहिए थी, बट वी सॉ दे आर हार्डली एनी ओल्डर देन द कॉन्टिनेंट की जो रॉक्स है। सो व्हाट डिड दिस टेल अस? इट टोल्ड अस कि ओशियन क्रस्ट क्रिएट भी हो रही है एंड डिस्ट्रॉय भी हो रही है, तो दिस इज रॉन्ग। कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर नॉट मच यंगर देन ओशियन क्रस्ट रॉक्स, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो ओनली 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस, ठीक है। यस बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस। Convergent boundaries of plates don't happen between two oceanic plates. Rotation of the earth has its effect on the separated blocks of the plate portions, ठीक है। Okay, let's see how many of you can give the correct answer to this. कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज दो ओशियनिक प्लेट के बीच में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? हमने देखा था वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे जब दो ओशियनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास जाएंगी, तो दिस इज रॉन्ग। द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट। आंसर इज नो, नथिंग लाइक दैट कि रोटेशन की वजह से सेपरेटेड ब्लॉक्स पे कोई असर पड़ रहा है। अगेन देयर वाज नो टेंजिबल थिंग टू सब्सटैंशिएट दैट, सो नीदर 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्लेट बाउंड्रीज से। सो ऑल दीज वी हैव स्टडीड। तो अगर आपसे किसी से ये क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, आई वुड अर्ज यू टू प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस, ठीक है। ओके ठीक है, सारी पुरानी वीडियोस को एक बार देख लेना, थिंग्स वुड बिकम क्रिस्टल क्लियर। प्लेट बाउंड्रीज को लेकर सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड इन द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज,
तो जब दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही होती हैं तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कब होती है, जब दो प्लेट्स अवे जा रही हो, देयर इज डाइवर्जेंस हो। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में न्यू क्रस्ट जनरेट होगी, नो। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैपन ओनली बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, नो। कन्वर्ज तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज अगेन रॉन्ग। इन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज वन क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय द अदर, आंसर इज नो। नो क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, इनफैक्ट क्रस्ट इज क्रिएटेड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में जब दोनों अवे जा रहे होते हैं। सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। आई होप आप सभी इनके आंसर दे पा रहे हो। There are a lot of more questions which you would be practicing in our Nightfall series. Upcoming Nightfall series में मैं क्या टारगेट करूंगा, it would be happening live on YouTube. So आप में से काफी लोग कह रहे थे सर लाइव YouTube पे करिए, तो YouTube पे करेंगे। उसमें NDA, CDS, CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज में उठाऊंगा और थीम वाइज उठाऊंगा, ताकि एक बार एक थीम के क्वेश्चन कर लिए, यू आर गुड टू गो। सो दैट आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस के माध्यम से, और आपको अलग से टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज कुछ ना करनी पड़े। नाइट फॉल में आओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लाइव रिस्पांस देखो दूसरे स्टूडेंट्स का, और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर करो, बल्कि जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लास में बैठ के सीख के जाओ, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। तो कैप्टन तिरंगा के बाद क्विज मास्टर नाइटफॉल इज ऑल्सो कमिंग बैक, प्रोवाइडेड ऑल ऑफ यू सपोर्ट दिस। सो क्विज मास्टर नाइटफॉल आएगा आपके क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करवाने के लिए। So he would be coming back, और ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, only those questions that have been asked in the past by the examination body itself, यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं एक क्वेश्चन के थ्रू, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। सो बी रेडी विद दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। करंट अफेयर्स की प्रचंड वुड बी स्टार्टिंग इन दिस वीक, सो इस वीक में प्रचंड स्टार्ट कर देंगे। जस्ट वॉच दैट, रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स, एंड यू आर गुड विद योर करंट अफेयर्स। So that's all from my side. I hope all of you enjoyed today's class. If you like the content, would urge you to please share the session with all your friends, so that we can bring more such sessions, because it is you, the viewer, on whom we are depending for this initiative. तो आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इनिशिएटिव चलता रहेगा। जैसे वो बोलता है ना, जब तक बसंती तेरे पैर चलेंगे वीरू की सांसें चलेंगी, सेम थिंग, जब तक आप लोगों का सपोर्ट चलेगा तब तक वर्दीशाला की क्लासेस चलेंगी। सो शो योर सपोर्ट, शेयर द सेशन, spread it on your social media handles, tell all the aspirants about it. We would meet tomorrow. Till then, bye bye, Jai Hind, good night.